हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मदन। मेरा नाम अमन सिंह है और हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग पॉलिटी को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे 2026 के लिए। आज आपकी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास नहीं, सेकंड लेक्चर बोलते हैं, क्योंकि सेकंड क्लास सुनने में थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो आज आपकी जो क्लास है वो है सेकंड नंबर की, दूसरी क्लास है आपकी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था आपके पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में हम लोग ने डिस्कस किया था किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम लोग ने बात की थी क्या वेटेज होने वाला है, सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोग ने टॉपिक वाइज अगर बात करूं तो स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज लेक्चर 2 विल बी, देखो अभी ना आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका आईएएस, दे आर इनटू आईएएस, मतलब वो क्लियर भी कर चुके हैं पेपर, बट अब तो उनका जाहिर सी बात है क्लियर हो गया होगा सारा प्रॉब्लम। बट उस टाइम पे भी अगर मैं पूछता था ना कुछ क्वेश्चन, तो शायद उनको वो दिक्कत में आ जाते थे कि नहीं बता पाते थे। सो जस्ट सिट, रिलैक्स, क्योंकि वी आर गोइंग टू कवर ग्रे एरियाज। हम लोग ग्रे एरियाज के ऊपर बात करेंगे। जो वाइट है और जो ब्लैक है वो तो सबको पता है, जो है वो तो है, लेकिन जो चीज़ ऐसा है जो ग्रे एरिया में लाई करता है, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स हैं, मुझे डिस्कशन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विल बी स्टार्टिंग विद सम टॉपिक्स, देखेंगे हम लोग किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना था, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। एंड डे वाइज हम लोग आपको लेक्चर देने वाले हैं, राइट? तो डोंट वरी, लेक्चर के माध्यम से आपका पूरा जो कोर्स होगा वो फिनिश जरूर हो जाएगा, दिस इज़ माई गारंटी। सो बस आपका काम ये है कि आप इसको प्रॉपरली वॉच करिएगा। यू शुड स्टिक टू दिस। किसी ने मेरे से पूछा था कि अगर किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बुक लिस्ट को चेंज कर दें तो कैसा रहेगा। यू कैन चेंज, बिल्कुल आप उसको चेंज कर सकते हो, बट देखना अपना कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको समझ ही नहीं आ रहा, फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर कोई मतलब नहीं है ना। तो इस वजह से मेरा कहना ये नहीं है कि आप उसी रिसोर्सेज से रहो, बस मेरा ये कहना है कि आप एक रिसोर्सेज पे स्टिक रहो। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई वांट मेक अ जनरल डिस्कशन। मैं एक जनरल बात पे बात करूंगा, जनरल टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ लोग हैं ऐसे, मतलब जो आईएएस में हैं, बट उनको भी आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब तो शायद क्लियर हो गए, बट जब उन्होंने क्लियर किया था, तो एग्जाम क्लियर किया था, तो उनको फिर भी ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं थे। मैं आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, डज द एमपी बिलोंग्स टू राज्यसभा और लोकसभा? मेरा क्वेश्चन ये है, आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर, माई वॉइस इज क्लियर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एमपी होता है वो राज्यसभा में बिलोंग करता है कि लोकसभा में? दिस इज योर क्वेश्चन। एमपी बिलोंग्स टू राज्यसभा और टू लोकसभा? बात होती है ना, एमपी बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर हाउस? सो टेल मी, आई वांट आस्क। बहुत लोगों ने जो भी आंसर दिया हुआ, विल बी डिस्कसिंग दिस ओनली, विल बी डिस्कसिंग legislature, because see, MP means it's member of parliament. अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होती है उसमें क्या क्या बिलोंग करता है? राज्यसभा, लोकसभा। सो द आंसर विल बी, ही कैन बी ऑफ बोथ। टेक्निकली इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, उसकी बात अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। वी विल बी स्टार्टिंग विद लेजिस्लेचर। मैंने बोला कि दिस इज अ जनरल डिस्कशन। आज जो टॉपिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं वो नॉर्मल टॉपिक होने वाले हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलने वाला है कि किस टाइप से हमारे जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, राइट? जब हम लोग टॉपिक्स बात करेंगे, हम लोग स्टेट की बात करेंगे, फिर मैं वो सारे चैप्टर्स आपको टाइम टू टाइम पढ़ाता रहूँगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेजिस्लेचर। अब देखिए, इसके बाद मैं भी क्वेश्चन और बोलूंगा। क्वेश्चन बोलने से पहले एक चीज बता देता हूँ, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। व्हाट डज द लेजिस्लेचर डू? लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? ये सब जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जस्ट आंसर इट बाय योरसेल्फ। आप खुद ही आंसर करो,
उसका रीजन है भाई, क्योंकि खुद आंसर करोगे ना तो थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। यू शुड बी एक्टिव इन दिस क्लास, दिस इज पॉलिटी, दिस इज नॉट सम नॉर्मल सब्जेक्ट। ये क्लास 10th या कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप, यू हैव टू बी एक्टिव इन दिस क्लास, तभी आपको ये चीज समझ पाओगे। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट डज द लेजिस्लेचर डू। देखो अब आई एम आंसरिंग बाय माई सेल्फ, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ को बनाना, ठीक है। अब अगेन ये जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं बार बार, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लिया करो। इन इंडिया, माय अदर क्वेश्चन इज इन इंडिया, इन इंडिया at how many levels the law is made। in India law is made at how many levels। इसका मतलब है कि इंडिया में लॉ कितने लेवल पे बनता है, मतलब इंडिया में जो लेवल है, सॉरी लॉ है, वो कौन कितने लेवल पे बनता है, कि सेंटर पे बनता है, स्टेट पे बनता है, लोकल गवर्नमेंट बनाती है लॉज, ऐसा कुछ। तो मैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडिया में कितने लेवल पे ये लॉ जो होता है ये बनता है। दिस इज माई क्वेश्चन। इज इट सेंटर, इज इट स्टेट, और वॉट एवर द थिंग इज। आप लोग आंसर इसको करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, एंड प्लीज जो भी आंसर करो कमेंट में कर दो। जब ये वीडियो देख रहे हो तभी कमेंट कर दो कि हाँ ये है इसका आंसर, सो दैट अगर देखो गलत आंसर देंगे ना, इफ यू आर रॉन्ग एट एनी आंसर, वो आंसर जो होगा वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राइट आंसर जो दोगे वो तो चलो याद रहे ना रहे, लेकिन जो गलत आंसर दोगे वो जरूर याद रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आंसर दे रहे हो उसको तुरंत दे दो। देयर आर 3 लेवल्स, दैट इज सेंटर, स्टेट, एंड देन लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज ना। तो इसमें क्या होने वाला है सर, आई नो आंसरिंग फ्रॉम द वर्चुअली साइड इज थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, मैं इसका आंसर खुद ही दे देता हूँ। सी, इंडिया में 2 लेवल पे लॉ बनते हैं, मतलब एक आपके सेंटर दैट इज पार्लियामेंट, और एक आपका स्टेट लेजिस्लेटिव बनाता है स्टेट लेवल पे। लोकल बॉडीज जो होती है ना, जैसे पंचायत हो गई, ये जो होती है, they do not make law, they just implement the law made by, implement law made by स्टेट या सेंटर, ये होता है इसमें, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसको ऐसे समझिए, द थिंग इज, इसमें मैंने आपको क्या बताया, ऐसे समझिए इसको कि दिस इज आवर लवली इंडिया। आई नो माई ड्राइंग इज लिटिल बिट खराब, तो इसमें हंसना नहीं। और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो काइंड ऑफ ऐसा ही है अपना इंडिया, काइंड ऑफ ऐसा है, काइंड ऑफ ऐसा है। सो मेरा कहने का मतलब है कि देयर विल बी अ सेंटर, अ लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग बॉडी दैट विल बी पार्लियामेंट। ये किसके लिए करेगी, लॉ बनाएगी, दिस विल मेक लॉ फॉर आपका पूरा कंट्री, फॉर कंट्री। अब ये यूनियन लेवल पे है, ये यूनियन लेवल पे, यहां पे जो लॉ बनेंगे ये पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो सीएए हो गया आपका, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये सेंटर में लागू हुआ, सेंटर में लगाया गया, सेंटर से बना, तो ये अब आपके पूरे होल ऑफ द इंडिया में लागू होगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी यहाँ पे लॉ बनेंगे वो फुल ऑफ इंडिया में अपने लागू होंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेट, दैट मीन्स कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ विल मेक अपना लॉ, मध्य प्रदेश विल मेक अपना लॉ, गुजरात विल मेक अपना लॉ, इसी तरीके से यूपी विल मेक अपना लॉ। तो हेयर आर सम स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो, स्टेट के पास भी ये पावर होती है कि वो अपना लॉ जो है वो बना पाए, राइट।
तो यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ये आपका एमपी, ये आपका गुजरात, ये जो होंगे इनका लॉ कौन बनाएगा? ये लोग भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो लॉ बनाएंगे दे आर ऑल्सो लॉ, स्टेट विल मेक लॉ फॉर देयर इटसेल्फ ओनली। मतलब ये स्टेट्स हैं लॉ मेकिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब छत्तीसगढ़ ने जो लॉ बनाया है वो लॉ जाके एमपी में लागू नहीं होगा। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया तो वो छत्तीसगढ़ के बाउंड्री तक ही रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो वो फिर मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, गुजरात में भी होगा, यूपी में भी होगा, उसके बाद इधर साउथ साइड में भी पूरा होगा। हर जगह वो लॉ आएगा ही आएगा। क्लियर है? दिस मच इज क्लियर फॉर यू? दिस मच इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव कंक्लूडेड दैट देयर आर टू लॉ मेकिंग बॉडीज, मतलब दो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं हमारे पास। इन इंडिया लॉज आर मेड एट टू लेवल। laws are made at how many levels? 2 levels। अब ये लेवल कौन कौन से होते हैं? ये पहला जो अपना हो गया, पहला यूनियन लेवल, दूसरा कौन सा? स्टेट लेवल। यूनियन एंड देन स्टेट। अब यूनियन में जो लॉ बनाता है वो कौन होता है? पार्लियामेंट। एंड जस्ट अ सेकेंड। एंड जो स्टेट में बनाता है लॉ वो कौन होता है? स्टेट लेजिस्लेचर, राइट? दिस इज योर पर्टिकुलर थिंग। ये हमने जान लिया कि हमें इतना कुछ मिल गया है। ठीक है सर, ये भी हम जान गए। अब हम आगे की बात करेंगे। अब विल टॉक फर्दर एंड अब हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर तक हम पहुंच गए, हमें ये पता लग गया कि ठीक है स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह इसका पॉसिबल है कि हाँ यहाँ पे हमने बात कर ली। अब आज मैं स्टेट लेजिस्लेचर पे अभी नहीं जाऊंगा, फिलहाल हम पहले बात करेंगे अपने यूनियन के जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एटलीस्ट थोड़ा तो डिस्कशन करते बनना ही होगा, थोड़ा सा तो डिस्कशन करना ही होगा, राइट? अब विल सी कि ये जो पार्लियामेंट है, लेट मी एडजस्ट माय दिस पर्टिकुलर राइटिंग टैब। हाँ, अब देखो ये आ गया हमारा पार्लियामेंट। ये आपको क्लियर हो गया कि यूनियन पे जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट में जो होती है उसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट किसका अबाउट? वी विल बी टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। अब देखिए ये पार्लियामेंट हो गया। अगर मैं पूछूं पार्लियामेंट में कौन कौन सी बॉडी आती है? पार्लियामेंट में कौन कौन सी बॉडी होती है? तो आप कहीं ना कहीं यही बोलोगे कि सर इसमें आती है लोकसभा, इसमें आती है राज्यसभा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बोला आपने। बट कहीं ना कहीं इसमें देखिए आता तो टेक्निकली प्रेसिडेंट भी है, बट उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज पर्पस विल नॉट बी सर्व्ड। अगर मैं प्रेसिडेंट के बारे में बात करने लगूंगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होनी है। अभी मुझे एक बस कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े क्लियर करने हैं, इस वजह से विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट किसके अबाउट? विल बी टॉकिंग अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। ठीक है, अब अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मैंने कुछ डिस्कशन कर लिया था आपसे, और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से अगेन। ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से संज्ञान में लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को लिखते रहिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? देयर इन लोकसभा। ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, बट है तो है। मैंने पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पर्टिकुलरली अपना लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ये मुझे जानना है। एमपी के बारे में डिस्कशन हो गया था, हु इज एमपी? एमपी बिलोंग्स टू बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। देखिए समझिए इस तरीके से, जिसको इसमें कंफ्यूजन है हाउ
जो भी अभी यहाँ पे जिसने बोला था कि यार ये ही बिलोंग्स टू लोकसभा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने को ये सुनने में मिला है, मैंने पूछा है कि एमपी बिलोंग्स टू लोकसभा और राज्यसभा, तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है मुझे कि एमपी बिलोंग्स टू लोकसभा, बट नहीं सर, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो दोनों ही किसका पार्ट है? और एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एमपी? एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में देखो लोकसभा भी आ रहा है, पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आ रहा है, तो बोथ, जो भी राज्यसभा का भी मेंबर कैन बी एमपी। My question is how many members are there in Lok Sabha? My question is how many members are there in Lok Sabha? I know again, मुझे पता है कि ऐसे आंसर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। आई वुड खुद से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देयर आर 5 टोटल नंबर। अगर मैं बात करूँ, पहले ये समझ लो कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 543 टोटल एमपीज आर देयर अभी। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 552। बट अब देखिए, ये तो हो गया, हमने ये समझ लिया, ये हमने समझ लिया जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो आप ही जाते हो ना वोट करने, तो दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय whom? बाय पीपल, यू पीपल। समझ गए? ये चीज क्लियर में हो गई आपको? अब देखिए, अब अगर ये डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली हम ही लोग इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग इनको जानते हैं, हम लोग जानते हैं तभी तो इनको जाके वोट कर रहे हैं। जैसे कभी भी आपने लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा तो आपने कभी भी देखा होगा कि आपके एरिया से कौन खड़ा हुआ है, कोई पर्टिकुलर विधायक होगा जो खड़ा रहता है, उसके बाद आप उसको जाके वोट करते हो, राइट? ऐसा कुछ होता है ना? तो इसकी मैं बात करूं तो आप मतलब कहीं ना कहीं जाते हो और उस विधायक को वोट करते हो, राइट? अब उनको वोट करने के बाद आप क्या विधायक नहीं तो आप कोई भी एमपी या कुछ होता है उसको आप जाके वोट करते हो कि हाँ हमारी तरफ से ये खड़े, हमने इनको वोट किया है, राइट? ही कैन बी ऑफ एनी अदर पार्टी या कुछ भी, वो पॉसिबिलिटी उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं देखो ना, ही इज पॉपुलर अमंग पीपल ना, वो लोगों के बीच में रहने वाला वो पॉपुलर इंसान है ना, उसको जानते हो तभी जानते हो ना, है ना? वो पॉपुलर, कई लोग इसमें से पॉपुलर होते हैं जेल में भी, बट वो कहीं ना कहीं पॉपुलर है तभी तो आप उसको जान रहे हो। इसीलिए जो लोकसभा होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलर हाउस, राइट? राइट, इट्स ऑल्सो नोन एज पॉपुलर हाउस। एंड क्योंकि ये लोगों से कनेक्टेड होता है इसलिए इट्स अदर नेम इज लोअर हाउस। पॉपुलर हाउस क्या, लोअर हाउस इसका हम लोग ने बताया, ठीक है? अब ये समझ लिया हमने। ये क्या है सर? ये दिस इज पर्टिकुलरली द मैक्सिमम, जो टोटल सीट होती है, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज जो मैक्सिमम हो सकते हैं, टोटल मैक्स MPs that can be elected to लोक सभा, दिस इज पर्टिकुलरली 543। लेकिन हुआ क्या ना, पहले इतना नहीं था, पहले यहाँ पे जो था ना, ये पहले 545 था, पहले द नंबर वाज 545। बट कई लोग इसमें, अगर मैं पूछता हूँ, कई लोग 545 भी बताते हैं। अब वो 545 बताते हैं, उनका आंसर क्यों गलत हुआ मैं वो बता रहा हूँ। बिकॉज 104th अमेंडमेंट एक्ट, 104th अमेंडमेंट CAA लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दो जो सीट्स थी, किसकी? एंग्लो इंडियंस की, उसको रिमूव कर दिया गया, रिमूव्ड। क्लियर? तो जो दो सीट्स थी ना एंग्लो इंडियन की, उनको क्या किया गया? उनको रिमूव कर दिया गया। दैट वाज द रीजन। अब कहाँ कितने बचे हैं? 543। अच्छा ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज द मैक्सिमम मेंबरशिप? विच कंट्रीज पार्लियामेंट
हैज द मैक्सिमम मेंबरशिप। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दे के देखिए भाई इसको। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये सब। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज द मैक्सिमम मेंबरशिप? मेंबरशिप वाइज कौन से कंट्री की पार्लियामेंट सबसे ऊपर है? मेंबरशिप वाइज, मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। वन एंड ओनली है ये, वन एंड ओनली। इसके बारे में जानना चाहिए आपको। और मैं एक हिंट भी दे देता हूँ आपको कि ये हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। एक हिंट दिया मैंने। इट्स आर ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट तो नहीं, मैं ये कहूँगा हमारा सबसे सच्चा मित्र है। अब तो शायद बता लोगे। जो कंट्री है, इट्स नन अदर देन आवर डियर फ्रेंड चाइना। चाइना हैज मेंबरशिप वाइज द मैक्सिमम नंबर्स। अब चलिए, अब आपको समझ में आ गया लोकसभा एंड ऑल, लोकसभा वगैरह का समझ में आ गया, नंबर ऑफ सीट्स और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स, फिर हाउ मेनी आर इलेक्टेड, दे आर, हाउ दे आर इलेक्टेड। देखो, हाउ दे आर इलेक्टेड ये सब मैं बात करूंगा जब हम लोग इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर हम लोग जो भी इसमें चीजें होंगी वो हम लोग उसी टाइम पे पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे एक आइडिया लीजिए, प्रॉपर एक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस बेसिक्स। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के ऊपर। अगेन माई क्वेश्चन, I will ask you a question. How many total MPs are there in Rajya Sabha? How many total MPs are there in Rajya Sabha? How many total MPs are there in Rajya Sabha? Rajya Sabha में total number of MPs कितने होते हैं? Just tell me. How many total MPs are there in Rajya Sabha? So, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यू डोंट हैव मच टाइम जी। अगेन समवन सेड, आंसर आप जो भी दे रहे हो, आई वुड लाइक टू टेल दैट। अब देखो, जो लोग सोच रहे हो ना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो लोग भी ये सोच रहे हो कि नंबर विल बी 250, तो वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना 250, इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। अगेन 250 जो है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा हाउ मेनी टोटल एमपीज आर देयर इन राज्यसभा। टोटल एमपी हैं कितने? तो जो टोटल एमपी होंगे वो कितने होंगे? 245। 245 आर टोटल एमपी। अब इसमें एक कैच है, वो कैच क्या है? ये जैसे उसमें था डायरेक्टली इलेक्टेड, ऐसे ही कुछ इसमें भी होगा, है ना। तो इसमें जो कैच है ना, इसमें जो कैच है वो कैच किंग मसाला नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये अच्छा बना नहीं बॉक्स। यस, इसमें देखिए क्या सीन है। इसमें सीन कुछ ऐसा है कि ये जो 245 मेंबर्स हैं, ये जो 245 मेंबर्स हैं, इसमें से होता क्या है? इसमें होता कुछ नहीं है। ये जो 233 मेंबर्स होते हैं एमपीज, ये जो 233 एमपी हैं, ये दे आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। They are nominated and 233 are elected. How they are elected? They are elected by elected members of Lok Sabha. By elected members of Lok Sabha. अब they are nominated, 12 are nominated. Who nominates them? Definitely president. अब ये प्रेसिडेंट, इसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बात होगी कि ऐसे ही नॉमिनेट कर लेंगे। चलिए, इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, है ना, कि यार ये नॉमिनेट कर तो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
नॉमिनेट कर रहे हो भाई, आप किस बेस पे कर रहे हो? तो देखिए, प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो मेंबर जो नॉमिनेटेड है, दे आर हैविंग एक्सपर्टीज, उनकी कुछ एक्सपर्टीज है कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में। अब वो फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। अगर अ नॉमिनेटेड पर्सन कैन बी अ पर्सन जिसकी एक्सपर्टीज है किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आर्ट्स में या साइंस में या फिर सोशल साइंस में या फिर लिटरेचर में। अगर ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, ये 4 क्राइटेरिया में से किसी भी एक फील्ड में ऐसा होता है कि आपकी एक्सपर्टीज है, तो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस। राज्यसभा में आप मेंबर बन सकते हो नॉमिनेशन के बेस पे। डेफिनेटली नॉमिनेशन करेगा कौन? वो होगा अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट यू एंड यू कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस तरीके से नॉमिनेशन चलता है। बहुत बढ़िया सर, ये भी अच्छी चीज हो गई, बहुत मस्त चीज बताई आपने। अब देखिए, मेरे को इसमें एक क्वेश्चन याद आ रहा है, और क्वेश्चन भी इसलिए याद आ रहा है बिकॉज आई एम अ क्रिकेट फैन। मैं क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें आ गई यार दिमाग में कि ये हुआ कैसे। अभी कभी मैंने बोला कि सर, ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से? आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस और लिटरेचर। अगर इनमें आप बिलोंग कर रहे हो तब आप भाई नॉमिनेट हो सकते हो, प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। लेकिन फिर ये 4 जो फील्ड हैं, इनके अलावा कोई फील्ड होगी तो फिर मतलब नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। देन हाउ कम सचिन तेंदुलकर? सचिन सर, तेंदुलकर सर, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सर को कैसे यहाँ पे मेंबर बना दिया गया? सोचिए, है ना, कैसे कर दिया गया? तो ये जो, अब देखिए, ये मेरे दिमाग में आता है बिकॉज मैंने देखा जावेद अख्तर साहब को। जावेद अख्तर साहब मेंबर बने थे, क्यों? क्योंकि उनका आर्ट्स में बहुत बढ़िया हाथ था, उनकी एक्सपर्टीज थी आर्ट्स में, और लिटरेचर में भी वो बहुत अच्छे थे। देन उसके बाद हमने देखा था वो जो पहले आई थी जया रेखा, और कौन सी थी? जया रेखा एंड हेमा जया रेखा, हेमा जी, जी और रेखा जी, इन लोग की भी किसमें थी? आर्ट्स में थी, राइट? ये हमने देखा था। लेकिन फिर सचिन सर क्यों आए? सचिन सर, उसके बाद मैरी कॉम, ये लोग क्यों बने? क्योंकि इनके पास तो स्पोर्ट्स था ना। सो देखिए, स्पोर्ट्स इज अ एक्सेप्शन, स्पोर्ट्स इज एक्सेप्शन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, बट उसको एक एक्सेप्शन जैसा लेके आए थे। दे वर हैविंग एन एक्सेप्शन, स्पोर्ट्स को एक्सेप्शन माना जाता है। अगर इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली मैंने इसीलिए ये चीज़ पॉइंट आउट कर दी बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था कहीं ना कहीं। रीजन बीइंग, आप कंफ्यूज हो सकते हो, कभी आपने सुना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मेरे को याद था उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो सचिन तेंदुलकर सर उसमें आए थे, तो मुझे लगा कि यार हाउ कम ही इज द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस, जब यहाँ पे कोई वही नहीं दिया है। तो स्पोर्ट्स जो है ना, वो एक एक्सेप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट वैलिड। अगर इस पे आप क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछ सकता है। अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कुछ इस प्रकार का, और बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस में गलत कर दो। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पोर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनली स्पोर्ट्स इज रिकॉग्नाइज्ड है, ये इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एज अ ग्राउंड टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसका आंसर बताइए, यस और नो। देन दूसरा क्वेश्चन एक और आ सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैन somebody from the field of sports be made
मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसका आंसर देखिए, है ना। अब देखिए, जो लोग हिंदी वाले हैं भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आई नो मैं थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, बट यार ये ना, मेरे को कुछ वर्ड्स हैं हिंदी में तो जिसमें दिक्कत हो जाती है बोलने में, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यू आर गुड टू गो फॉर विद दिस लेक्चर, आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पोर्ट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्राउंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस राज्यसभा। मतलब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्पोर्ट्स है वो एक ग्राउंड है कि जिसके बिना पे आप जो मेंबर है बन सकते हो किसके, राज्यसभा के। ये सही है या गलत? तो ये हो जाएगा नहीं, मतलब ये गलत है, ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल नहीं है, ये एक्सेप्शन के तौर पे उनको लेके आए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, कैन समबडी फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बी मेड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? कोई ऐसा आदमी औरत हो सकती है जिसको हम लोग स्पोर्ट्स के बिना पे उसमें राज्यसभा में एंट्री दे सकते हैं? तो दिस इज यस, बिकॉज वी हैव टू एग्जांपल्स। भाई अब इस सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, तो भाई एक बार हुआ तो जाहिर सी बात है ना कि दूसरी बार भी हो सकता है, तो वी डोंट नो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हम लोग ने ये चीज देख ली, राइट। ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फील्ड है? आर्ट, साइंस, सोशल साइंस एंड लिटरेचर। स्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज अपना क्या? इट इज कंसिडर्ड एज अपना एक्सेप्शन। नाउ अब हम आगे बात करते हैं सॉरी, वी ऑल्सो नो कि हर साल, हर 5 साल में आप देखते हो लोकसभा का इलेक्शन होता है, हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है, राइट। अब ये जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, हर 5 साल में जो आप इलेक्शन देखते हो, एवरी 5 ईयर्स, लोकसभा का इलेक्शन कितने में होता है? 5 ईयर्स में। एवरी लिख दे रहा हूँ आगे, मुझे पता है यहाँ पीछे होना चाहिए था, बट मैं आगे लिख दे रहा हूँ, हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है। अब मेरा क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन ये कि इलेक्शन जो होता है वो क्यों होता है? इलेक्शन जो करवाया जाता है वो क्यों करवाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका टू फॉर्म गवर्नमेंट, या पहला ऑप्शन आपको मैं देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन इज टू इलेक्ट एमपी, या दूसरा टू फॉर्म गवर्नमेंट। मतलब कहने का है, ये जो इलेक्शन करवाया जाता है हर 5 साल में, ये जो इलेक्शन हर 5 साल में करवाया जाता है, ये क्यों करवाया जाता है? एमपी को इलेक्ट करने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, या ये जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, या जो एमपी है उसको इलेक्ट करने के लिए? ये इसमें मैं आपको एक एक नहीं 30 सेकंड का समय देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जी बोलिए, सोचिए इसको। ये जो लोकसभा का इलेक्शन कराया जाता है वो क्यों कराया जाता है? टू इलेक्ट आपका पर्टिकुलर एमपी, या टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? व्हाट कुड बी द आंसर? बोलिए। सो जिसने आंसर दे दिया है सही, वो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अभी समझ लीजिए, आंसर इसका होगा बोथ, मतलब दोनों के लिए। हमें इलेक्ट भी करना है एमपी, हमें गवर्नमेंट भी बनानी है। कैसे? अब इसमें आ जाता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ अपना पर्टिकुलर लोकसभा। लोकसभा की लाइफ क्या होती है? लाइफ टेन्योर कितना होता है? 5 साल। मैं नॉर्मल फेज की बात कर रहा हूं। लोकसभा की लाइफ होती है 5 साल, ठीक। अब लोकसभा की लाइफ जब 5 साल पहुंच गई है, हर 5 साल में क्या होगा? हर 5 साल बाद क्या होगा? ये जो 543 मेंबर्स है बेटा, यहाँ पे 543 मेंबर्स है, कहाँ गायब हो गए आप लोग? मेंबर्स कहाँ गए? ये जो 543 इनकी वो थी, 543 जो मेंबर्स थे, इनको क्या होगा? हर 5 साल में ये 543 मेंबर्स पहले से बैठे हुए थे, इनको हमें क्या करना है? इनको हमें बाहर करना है और हमें दूसरे 543 मेंबर्स लेके आने हैं। ये रिमूव हो जाएंगे और हम फिर क्या करेंगे? इलेक्शन करेंगे,
जो नए 543 मेंबर्स होंगे उनको लेके चले आएंगे वापस। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो हमें ये पता लगा कि ये जो 543 अब वो फिर से इलेक्ट हो गए, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए कि हर क्या नाम है, हर इनको हम लोग 5 साल में रिमूव करेंगे और फिर एक बार फिर से इलेक्शन करा के फिर से लेके आएंगे। अगर ये फिर से इलेक्ट होता है दैट डजंट मैटर, लेकिन होगा ऐसा ही। ठीक है, हमने क्या किया ये कर दिया। ठीक, अब इस चीज को हम लोग ने जब कर दिया, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है मेरे सामने, ठीक है, ये ग्लास है, इसको हमने क्या किया, 5 साल में पूरा खाली कर दिया। रुक जाओ, 5 साल में इसको पूरा खाली कर दिया और उसके बाद इसमें फिर से नया पानी डाल दिया। हर 5 साल में ये काम करना है हमको। ये हमारा आ गया अपना लोकसभा की बात। और उसी के बाद इन्हीं 543 मेंबर्स जो होंगे, यही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। कैसे, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो ये तो हमें पता लग गया ये कितने टाइम में हम लोग कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं हम लोग हर 5 साल में कर रहे हैं, एवरी 5 ईयर्स। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई लोकसभा की। लेकिन मुद्दा क्या है ना, मुद्दा है हमारे राज्यसभा का। राज्यसभा, टेल मी मेन क्वेश्चन। अब मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है, व्हाट इज द लाइफ या टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की लाइफ कितनी होती है या टेन्योर कितना होता है, ये मुझे बताइए। राज्यसभा का जो लाइफ या टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, कितना होता है। मैं इसमें 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से दिमाग पे जोर डालिए और फिर लेके आइए। हमने क्या किया था लोकसभा में, ये ग्लास उठाया, इसमें 543 मेंबर्स हैं, पूरा इसको पलट दिया। हाँ, मैं गीला हो गया, मुझे पता है। पूरा पलट दिया मैंने, उसके बाद मैंने इसमें नया ग्लास पानी से भर दिया। ये हमारा इलेक्शन के बाद हो गया। ये हमें पता लग गया हर 5 साल में मैं इसका पानी गिराऊंगा, हर 5 साल में इसको एम्प्टी करूंगा और हर 5 साल में इसमें नया पानी भरता रहूंगा। काम बनता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अब बात करूं अगर मैं राज्यसभा की, इसका क्या टेन्योर होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं इतना कहानी बना के लेके आ रहा हूँ। वाई, मतलब व्हाट इज द लाइफ या व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है। जो लोग 6 साल कह रहे हैं वो लोग भी अपना हाथ उठाए रहे। जो लोग 6 साल कह रहे हैं, जो लोग 2 साल कह रहे हैं, ऐसा ऐसा लोग कह रहे होंगे ना, कुछ लोग कह रहे होंगे ना। अब देखिए, जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, एक एक्चुअली में अगर मैं लाइफ बात करूं तो उसकी कोई लाइफ नहीं होती है राज्यसभा की। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द लाइफ ऑफ राज्यसभा, तो आंसर आप नहीं दे सकते उसका, क्योंकि इसकी कोई लाइफ नहीं होती। ये भीष्म पितामह है। ये हमारा जो पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना जो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर, इसका भीष्म पितामह है राज्यसभा। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो नेवर एंडिंग है, खत्म नहीं हो सकता, अमर है ये, अमर है ये, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। कैसे सर सॉरी, किस तरीके से सर। राज्यसभा का ना डिजाइन ही कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि जो मेंबर्स होंगे दे आर इलेक्टेड फॉर कितने साल, 6 साल। जो मेंबर्स है ना, दूसरे पेन से लिखता हूं, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years, but 1/3 member retire every 2 year। मतलब कहने का इसका ये है कि ये इसमें जो मेंबर आएंगे वो आते तो 6 साल के लिए, लेकिन इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि 1/3 1/3 मेंबर जो होंगे वो हर 2 साल में क्या होते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे। इसके कुछ एक ऐसा इसका डिजाइन है कि हमने ये कभी खाली नहीं होगा। मतलब कहने का है, इसमें पानी डाल दिया, यहां तक का पानी डाल दिया, अब 2 साल में 1/3 मेंबर हट गए। ठीक है, अब वो अगर जगह कुछ खाली लग रही तो फिर से नए आ जाएंगे, उसकी अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद फिर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो गए, फिर उसके अगले साल 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो गए। हर साल 2 साल जो 1/3 मेंबर है वो रिटायर होते जाएंगे, लेकिन ये कभी खाली नहीं होगा। इसीलिए इसको भीष्म पितामह कहते हैं। इट इज अ भीष्म पितामह ऑफ पार्लियामेंट।
इट इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। समझ गए, ये कभी खाली नहीं रह सकता, दिस इज द पॉइंट। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर राज्यसभा, इसका क्वेश्चन अगर बने कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, एंड आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए ऑप्शन आपके दिए हैं 6 ईयर, 2 ईयर, नन, या तो आपका 6 ईयर, 2 ईयर, या उसके बाद आपने दे दिया 5 ईयर, या तो आपका इसमें दे देगा ऑप्शन कैन बी कि इट कांट बी एंडेड, है ना, ऐसा कुछ नन दे दिया, तो आंसर विल बी नन ओनली, क्योंकि ये एंड हो ही नहीं सकता, राज्यसभा का जो टेन्योर है वो एंड नहीं हो सकता। ये हम लोग ने बात कर ली कि ठीक है भाई, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इट कांट बी एंडेड, जो राज्यसभा पर्टिकुलर है वो नहीं हो सकता। अब जब यहाँ पे हमने टेन्योर वगैरह की बात कर ली, तो अब हम आ जाते हैं किस पे, लोकसभा के इलेक्शन पे वापस से। कैसे भाई, हमने इलेक्शन पे देखो होने पे हमने देखा था ना, यहाँ पे हमने देखा था ना, ये चीज हम देख रहे थे कि किस तरीके से इलेक्शन 5 साल में होता है, उस पर अब वापस आते हैं। यहाँ तो मैंने आपको टेन्योर समझा दिया। अब टेन्योर अगर आप समझ गए हो, तो यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए कि ये जो लोकसभा है, दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, लोकसभा का जो इलेक्शन है ना, वो हमें मतलब किस पार्टी से है, कैसे सीट दी जाएगी, ये सब पे बात करनी है। हमें देखना है कि हम लोकसभा का जो इलेक्शन है होने पे हम देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिली। इलेक्शन पे हम लोग क्या देखते हैं, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, हमने ये तो देख लिया था कि वहां पे क्या होगा कि वो गवर्नमेंट बनाएगी या एमपी इलेक्ट होंगे। यही हमें अब इसमें चेक करना है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। इलेक्ट तो हो गए एमपी, एमपी इलेक्शन तो बता दिया ना कैसे, एमपी का इलेक्ट होना तो बता दिया, वो ग्लास की मदद से सारे एमपी को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इलेक्ट होके तो ये एमपी हो गए। अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा, इसके बारे में बात करनी है हमें, बात करनी है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो पार्टी है वो कितनी सीट पाई है, कौन सी पार्टी कितनी सीट लेके आई है। मान लीजिए ये पार्टी 1 है, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3 एंड दिस इज पार्टी 4। मान लीजिए ये है, ये पार्टी को मिले 20% वोट, ये पार्टी को मिले 55% वोट, ये इसको मिले 15% वोट, और इसको मिले 30% वोट। ठीक है, अब होगा क्या, जो भी पार्टी 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा सीट लेके आएगी, वो गवर्नमेंट बना सकती है, विल मेक गवर्नमेंट। अब इस केस में कौन लेके आया, इस केस में ये पार्टी 2 है, तो इस केस में ये गवर्नमेंट बनाएगी, इस केस में हमारी जो पार्टी 2 है ये गवर्नमेंट बनाएगी। किस तरीके से, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें आया, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट बनाया। अब गवर्नमेंट बनाने के बाद इसमें क्या होगा, जो भी पार्टी जो होगी ये पार्टी अपना एक लीडर बोलेगी कि ये हमारा लीडर है, ये अपना लीडर बताएगी कि दिस इज माय लीडर, ये अपने लीडर के बारे में बताएगी कि ये हमारा लीडर है, और यही लीडर जो होगा ये क्या बन जाएगा, इसी को हम लोग प्रधानमंत्री बोलेंगे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का प्रक्रिया हो गया। तो गवर्नमेंट भी कैसे बन रही है, इसी के बेस पे। अब ये जो 50+% है, ये कैसे मैंने बताया, 50+% का मतलब है, अभी देखिए आगे मैं बात करूंगा इसका। अब इसका आउटकम क्या हो गया, इसका आउटकम क्या हो गया, कहीं ना कहीं यही आपको नहीं देख रहे कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये पार्लियामेंट है। गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है, ये गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट भी तो पार्लियामेंट ही फॉर्म कर रही है, मतलब पार्लियामेंट से ही फॉर्म हो रही है। गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, है ना, ये चीज क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट जो है वो भी यहीं से फॉर्म हो रही। कैसे, देखिए आई हैव अ क्वेश्चन अगेन, स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बट उससे पहले मैं एक चीज बनाना चाह रहा हूँ, ड्राइंग। दिस इज, समझ में आ रहा है ना ये क्या है, टेडी बियर जैसा लग रहा है, बट इसको
टेडी बियर समझ लो, जो समझना समझ लो, ऐसा ही कुछ है। अब ये जो छोटा लोब है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज राज्यसभा, और ये जो बड़ा लोब है दिस इज नोन एज लोकसभा। ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूं और इसके अंदर ये जो मैं ये बना रहा हूं क्रॉस क्रॉस, दीज आर योर एमपीज। क्रॉस क्रॉस मतलब ये मत समझना क्रॉस बना रहा हूं तो इनके बीच में कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है इनके बीच में। टिक बनाना भी सही नहीं लगेगा इनकी रेपुटेशन के हिसाब से, तो मैं क्रॉस बना रहा हूं। ठीक है, सब कुछ टिक टिक कर देना भी इनके रेपुटेशन के हिसाब से बिल्कुल खराब लगेगा। अब ये हो गए आपके, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉस बना दिए हैं, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बीच बीच में स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है, सो दिस इज योर राज्यसभा, दिस इज योर पर्टिकुलर लोकसभा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज पीएम इज फ्रॉम, पीएम बिलोंग्स टू लोकसभा और ही बिलोंग्स टू राज्यसभा। माय क्वेश्चन इज पीएम बिलोंग्स टू लोकसभा या पीएम बिलोंग्स टू राज्यसभा। इसको सोचिए और आंसर दीजिए इसका। पीएम किसको बिलोंग करता है, लोकसभा को या राज्यसभा को? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। जी बोलिए। अब देखिए, द थिंग इज लोकसभा की अगर मैं बात करूं, लोकसभा की कैसे बनाना था। लोकसभा में देखिए इतने मेंबर्स हैं, जब तक आप वो आंसर सोच लिया तो आप शांत बैठिए। अब इधर देखिए, लोकसभा में मैंने बोला था ना मेजॉरिटी जो 50% वन से ऊपर, मतलब 543 सीट्स थी। 543 सीट्स डिवाइड बाय 2 विल बी कितना, 271.5। तो मतलब इससे ज्यादा अगर हुआ, इससे ज्यादा एक सीट भी ज्यादा हो गया तो कितना हो गया, 272। तो इसलिए जो भी 272 सीट्स लेके आएगा विल मेक गवर्नमेंट। यहाँ पे 272 विल मेक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाएगा वो। ठीक है, अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ये भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब इधर समझो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए आप। मान लीजिए अब गवर्नमेंट बन गई है, 272 सीट्स आ चुकी हैं, 272 सीट्स आ चुकी हैं, प्लस इससे जितना भी जाना है जा चुके हैं। ये हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं। अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे, पीएम बिलोंग्स टू लोकसभा और ही बिलोंग्स टू राज्यसभा। पीएम बिलोंग्स टू लोकसभा और ही बिलोंग्स टू राज्यसभा। द आंसर इज ही कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द हाउस। ठीक है, वो किसी भी हाउस का हो सकता है। एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह, ही वॉज द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर राज्यसभा। अब मान लीजिए इस केस में मैं लेता हूं दिस इज आर पीएम, ये हमारे पीएम है। अब ये होगा, ये हमारा क्या बन गया, दिस इज पर्टिकुलर क्या, ये जो हमारे अंदर होगा ये क्या होगा, ये एमपीज हो गए ना, ये एमपीज हो गए। ठीक, ये हमारे एमपीज हो गए। तो कहीं ना कहीं इसके बाद क्या होगा, अब देखो, इसके बाद जब एमपी फॉर्म हो गई, ये गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। अब गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। प्राइम मिनिस्टर कैन बी ऑफ एनी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा। पहले क्या हुआ, पहला स्टेप क्या था, विच पार्टी विल, फर्स्ट स्टेप क्या था भाई, स्टेप 1 क्या था, कौन सी पार्टी, विच पार्टी विल मेक द गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था भाई, कि प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी द पीएम, हु विल बी द पीएम। तीसरा स्टेप क्या है सर, तीसरा स्टेप है कि पीएम अब क्या करेगा। अब ये जो पीएम बन गया ना, अब ये पीएम जब बन गए तो अब ही विल स्टार्ट पिकिंग अप हिज मिनिस्टर्स, वो अपने मिनिस्टर्स को उठाना शुरू करेंगे। ये पीएम बन गए, अब ये क्या करेंगे, ये अपने कुछ मिनिस्टर्स को उठाएंगे कि हाँ तू भी आजा, तू भी आजा भाई, तू भी आजा मेरे साथ, हाँ तू भी बड़ा मस्त काम करता है, तू भी आजा। मान लीजिए ये सारे जो बाहर हो गए, अब ये अलग में ये हो गए एमपीज, ये जो इन्होंने उठाया
इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रुक जाओ मैं इसको यहाँ नहीं लिखूंगा, अदरवाइज तुम ही लोग को कंफ्यूज होगा, मुझे पता है मैं फेस यहीं पे रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव्स। इसी को अगर वैसे फॉर्म कर दोगे तो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है हमारे पास, थर्ड स्टेप क्या हो गया, थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या हो गया कि पीएम विल स्टार्ट पिकिंग अप हिज मिनिस्टर्स। पिकिंग अप हिज मिनिस्टर्स। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, मतलब कहने का ये था कि ये ऑल मिनिस्टर्स आर एमपी, जितने मिनिस्टर्स हैं, ये जो देख रहे हो, अब ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये इसके अंदर ये जो होंगे ये मिनिस्टर्स होंगे ना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ये जो हैं ये बाहर के, ये क्या हैं, ये एमपीज हैं ये, लेकिन इसमें जो पहुंच गए ये क्या हो गए, मिनिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं एक चीज पता चली हमको, वो क्या थी, ये थी कि ऑल मिनिस्टर्स आर एमपी बट नॉट वाइस वर्सा। सारे मिनिस्टर एमपी होते हैं बट इसका उल्टा हो वो जरूरी नहीं है। दिस इज क्लियर। अब कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। इसकी भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम इसी को कहते हैं हम लोग, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना इसी को कहते हैं। क्या हो रहा है देखिए ना, राहुल गांधी, अब राहुल गांधी एमपी हैं लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। राहुल गांधी इज एमपी बट ही इज नॉट मिनिस्टर, पप्पू यादव अगेन। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसी में हमें पता लगता है कि चीजें कैसी चल रही हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था लेकिन मैंने आपसे वो पूछना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैंने खुद ही आंसर दे दिया तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज योर पर्टिकुलर थिंग। अब एक चीज और है, अब इसके बाद मैं एक और चीज पूछूंगा। यहाँ तक तो हम लोग ने पता कर लिया कि लोकसभा का हो गया, लोकसभा में हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए, सब कुछ बना लिया, पीएम ने भी अपना चीजें बना ली। अब एक और चीज पूछता हूं मैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लो भाई, क्वेश्चन देख लीजिएगा जरूर से। क्वेश्चन इज कैन नॉमिनेटेड एमपी बिकम मिनिस्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जो राज्यसभा में नॉमिनेट हो रहे थे क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? कैन nominated MP become minister? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इसके बारे में तो जरूर आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेटेड एमपी बन सकते हैं कि नहीं। नॉमिनेटेड एमपी जो होते हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं? सर इसका आंसर है यस, दे कैन बिकम, बट उनको क्या करना होगा ना, उनको 6 महीने में, उनको 6 महीने में अपना जो वो होगा प्रूफ करना होगा। मतलब अगर वो देखिए बना दिए गए मिनिस्टर, अगर वो तो उनका इलेक्शन 6 महीने के अंदर उनको प्रूफ करना होगा। ठीक है, इसका ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका ये एक्सेप्शन है, दे कैन बिकम, ये तो बन सकते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन भी, जैसे एस जयशंकर साहब, ये जब आए थे ना इनको बना दिया गया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे ये एमपी नहीं थे लेकिन इनको फिर 6 मंथ्स के अंदर क्या करना था, एमपी बनना था, एमपी इनको बनना था और ये फिर बन गए एमपी। उसके बाद ही कैन मस्त अपना कर रहे हैं सारा काम। ठीक है, तो ये होता है आपका, समझ गए, ये आपका प्रॉपर जो था, ये सिस्टम था जो मैंने आपको समझाया, ये प्रॉपरली किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, किस तरीके से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कशन किया। अब अगर मैं बात करता हूँ
यूनियन लेवल पे, तो एक वर्ड है यूनियन लेवल पे, ये जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है वो क्या है, वो है बाई कैमरल, बाई कैमरल लेजिस्लेशन। अब ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, ये होता है बच्चा, मतलब इसके पास दो हाउस हैं, किस चीज के लिए, टू मेक लॉज। इनके पास दो हाउस हैं किस चीज के लिए, लॉ बनाने के लिए। इसी की तरीके से अगर मैं बात करूं अपने स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट में भी तो कुछ होता है ना, तो आपके पास क्या चीज है, आप बताइए। इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, फिर से अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूं, मैं यहाँ पे अब लिख देता हूं कि यहाँ से आपका स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट हो रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा सा लेक्चर धीरे हो रहा है तो डोंट वरी, बहुत तेज हो रहा है ये लेक्चर। लिटरली बता रहा हूँ कि मैं ये बहुत फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट समझ में भी आना चाहिए, बिकॉज लक्ष्मीकांत में इतना इन डेप्थ नहीं है, वो एक एक लाइनर है, वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी बुक है, बट इट कैन नॉट बी योर ओनली सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। वो ओनली सोर्स के लायक नहीं है वो बुक, एंड दिस इज फैक्ट। वो ओनली सोर्स वाली बुक नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ के चले जाओ, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करके चले आओगे, नहीं होगा। इट इज़ गुड फॉर योर पर्टिकुलर थिंग, जैसे प्री हो गया, प्री के अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो प्री क्लियर कर लोगे, मेंस में तो पक्का नहीं कर पाओगे विद दैट पर्टिकुलर लक्ष्मीकांत। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको ढंग से समझना, अगर आप पर्टिकुलर, इसीलिए पॉलिटी की तैयारी करा रहा हूँ, प्री मेंस की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन स्टेट टू मेक लॉज, हाउ मेनी हाउसेज are there in state to make laws। मेक लॉज, कितने हाउस होते हैं। जो भी आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी अपना आंसर टाइप कर दीजिए भाई। देखिए गलत हो रहा है आंसर, सही हो रहा है, टाइप जरूर कर देना। ये मत सोचना कि नहीं टाइप करेंगे ऐसा ही हो जाएगा काम, ये मत सोचिएगा। गलत हो रहा है तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, तो प्लीज आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जरूर टाइप कर दीजिएगा, आंसर जरूर दे दीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके मन में आंसर आ गया होगा, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है सर। बोथ, वी हैव इन सम स्टेट्स वी हैव टू हाउसेज एंड इन सम स्टेट्स वी हैव वन हाउसेज। जैसे याद करने के लिए इजी होता है, मैं लिख रहा हूं जैसे यूपी, बिहार, देन उसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, एंड उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना। ये जो है ना, दे, ये जो है, ये इनके ना, इनके भाई जो हाउसेज हैं वो दो हैं, दे हैव टू हाउसेज टू मेक लॉस, मेक द लॉ, और जो बाकी हैं रेस्ट हैव ओनली वन। समझ गए, रेस्ट जितने भी इसके अलावा जितने बचे हैं उनके एक ही वो होता है, एक ही हाउस है उनके। फिलहाल इनके हमने जान लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग ने जान लिया। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कराने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसमें भी अपर हाउस लोअर हाउस, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मैं, दिस इज योर अपर हाउस, इसमें भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है भाई। अपर हाउस एंड here we have lower house, here we have lower house। उसके बाद हमारे पास एक है यहाँ, ये तो हो गए वो वाले जो जिसमें दो हाउस होते हैं, ये यहाँ पे आ गया जिसमें एक हाउस होते हैं, एक हाउस, वन हाउस इज हेयर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया किया। अब देखिए क्या होता है इसमें,
वी हैव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें होता है हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए अब देखो, इसीलिए क्या होता है ना, जब हम लोग इनकी बात करते हैं, इनकी लोअर हाउस की, तो हमें मालूम होगा स्टेट मेंबर लगा दो बस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। एमएलए कहाँ के होते हैं, हमारे लोअर हाउस के। इसमें क्या हो जाएगा, मेंबर। क्या हो गया, एमएलसी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएलसी एंड एमएलए? इसमें क्या मिलेंगे हमें, एमएलए। क्लियर हो गया? अब ये जो एमएलए होंगे ये कहां से होंगे, ये इलेक्टेड, यहां लिखता हूं, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। समझ गए हम? ये भी अच्छी चीज है। एमएलए तो पता चल गया कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो एमएलसी है ये कहां से आ रहे हैं सर? अब ये जो एमएलसी है ना, एमएलसी दे आर, इसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दे आर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अब ये जो इसमें नॉमिनेशन की फील्ड है, इसमें नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होगा। नॉमिनेशन की जो फील्ड है वो थोड़ी सी अलग अलग है। वो आपके जो प्रॉपर आपका सेंटर पे चलता था, जो पार्लियामेंट में चलता था, वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अब वो थोड़ा सा अलग है क्या, जैसे इसमें है आपका आर्ट्स, देन है साइंस, देन है सोशल साइंस। ये मेरी राइटिंग थोड़ी, सोशल साइंस। उसके बाद आ जाता है लिटरेचर। अब ये जब तो सही है, फिर उसके बाद आता है कोऑपरेटिव मोमेंट। अगर ये फील्ड है तो फिर भैया ऐसा है कि यू कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बिकमिंग एमएलसी। आप एमएलसी बनने के लिए नॉमिनेटेड हो, तो ये आपका पर्टिकुलर थिंग हो गया इसमें। समझ गए? ये भी क्लियर है आपको? आई होप आपको ये चीज तो प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी कि हाँ ऐसे ये सारे जो हैं ये होते हैं। मतलब एमएलसी जो होंगे वो कहां से आ रहे हैं, वो हमारे इससे आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं इसमें। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन पूछने का कोई वैसे मतलब नहीं, क्योंकि एमएलए आर, देखो ये क्वेश्चन मुझे पहले शायद पूछना चाहिए था, बट मैं अभी पूछ रहा हूं। एमएलएज आर इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और बोथ। ये पहला क्वेश्चन है, बताइएगा। अब इसका जो आंसर है ना, दे आर इलेक्टेड, ये तो पता है तुम्हें, बट कैसे? आफ्टर 104th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ था, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली, CTLY, बाय पीपल, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरा क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा था एमएलसीज के ऊपर। एमएलसीज आर इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और बोथ, तो दे आर बोथ, मतलब इलेक्टेड, सम आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। कोई ये इलेक्ट होते हैं, कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं। होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि एक हाउस में जब होता है तो कैसे होता है, और जब दोनों हाउस की बात होती है तो किस तरीके से होती है। दिस वाज ऑल अबाउट योर पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री में जो चलता है और स्टेट में जिस प्रकार से चलता है, उसके ऊपर आपको पूरा जो चिट्ठा था वो बता दिया गया है। इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बात करेंगे, कुछ उसके फीचर्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, राइट। होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। शुरुआत में नहीं बोला था, आई नो, सो सब्सक्राइब करिए। इस तरीके की जो सीरीज है पर्टिकुलरली हम लोग लेके आ रहे हैं, अब प्रॉपरली आपके लेक्चर्स चलते रहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द लेक्चर्स फाइंड। उसके बाद
सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन लीव अ कमेंट। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।